अर्जुन यादव के आदेश पर जैसे ही दो गुंडे स्कूल प्रीमाइसिस में एंटर हुए, वैसे ही पी नटराजन के चेहरे पर 12 बज गए थे। इसी के साथ अर्जुन यादव का दिल टोटे टोटे हो गया था और उसके चेहरे पर सलमान खान की तरह दबंग अंदाज दिखाई देने लगा था। नटराजन साहब, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस बार आपकी मदद कौन करेगा। वैसे मदद तक बात लेकर जानी ही क्यों है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप जैसा एक बूढ़ा इंसान आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। आप जल्दी से गिव अप कर दीजिए। आपको अपने आप को बचाने की जरूरत है। क्यों फालतू में इमोशनल होकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? हम जो पैसे दे रहे हैं उसे लीजिए और यहाँ से निकल जाइए। आपको अपने बुढ़ापे के बारे में सोचना चाहिए जनाब। उन पैसों से आप अपने बुढ़ापे को रंगीन और भी ज्यादा रंगीन बना सकते हैं। इस सब लफड़ों में आपको पड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। हालांकि ये बोलते हुए अर्जुन यादव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन असल में वो मुस्कान नहीं थी। उस हंसी में प्रोवोकेशन और नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। लोगों के कुछ एम्बिशंस होते हैं। तुम ये सब पैसों के लिए करते होंगे, लेकिन मैं नाम के लिए करता हूँ। हमेशा ये मत सोचो कि तुम सही हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, ये मेरी कर्म भूमि है। कर्म भूमि का मतलब समझते हो? इस कर्म भूमि को मैं चैनल को जरूर एक अकेला सब्सक्राइब करना बूढ़ा और नहीं बेल चला रहा आइकन है। जरूर इस स्कूल दबाना। में कुछ थैंक टीचर्स यू हैं, गाइस। 200 से ज्यादा बच्चे हैं और ये सारे लोग साउथ पोलो स्कूल के पिलर और उम्मीद हैं। हमें मिटाने के बारे में सोचना भी मत। नटराजन सर ने अपने ही अंदाज में अर्जुन यादव को एक कड़क जवाब दे डाला था। नटराजन सर! जैसे ही पी नटराजन ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो पीछे मुड़े, उनके सामने एक पतला दुबला लड़का खड़ा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अपना विराज जिंदल था। दरअसल विराज और जितिन दोनों एक साथ साखीनाका टाउनशिप के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में मेयर पीयूष चावला का कॉल आ गया और जितिन को पीयूष चावला के ऑफिस जाना पड़ा। चूंकि विराज को पी नटराजन साहब से मिलना था और साउथ पोलो स्कूल के रेनोवेशन के बारे में बात करनी थी, इसीलिए विराज ने सारे डॉक्यूमेंट्स जितिन को थमाए और सारा पेपर वर्क का काम जितिन के हाथ में सौंपते हुए खुद अकेला ही साउथ पोलो स्कूल की तरफ निकल पड़ा था। विराज को क्या पता था कि उसका सामना बाबू भाई के लोगों से होने वाला था, वरना विराज भी प्रिपेयर्ड होकर आता। एक तरफ जितिन साकीनाका टाउन के मेन हॉल में सारा काम करवा रहा था, तो दूसरी तरफ विराज अकेले ही बाबू भाई के गैंग से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। नटराजन सर, अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो अब ये लोग कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। विराज ने अपने आप पर प्राउड फील करते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। आज तो अगर भगवान भी धरती पर आ जाएं, तो भी ये काम नहीं रुकेगा। जोर से हंसते हुए अर्जुन यादव ने विराज को देखकर कहा और इसी के साथ अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, बुलाओ एस्केवेटर्स टीम को। ये स्कूल मुझे मेरी आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए। अर्जुन यादव के आदेश का पालन करते हुए तुरंत ही गुंडों के लीडर ने एस्केवेटर टीम को बुला लिया था। 4 से 5 एस्केवेटर स्कूल के मेन एंट्रेंस के सामने पहुंच गए थे और स्कूल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब ये नजारा पी नटराजन ने देखा तो उनके होश उड़ गए थे। उन्हें लगा कि ये अर्जुन यादव तो बहुत ही सनकी इंसान है और ये अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। नटराजन साहब अपने स्टाफ और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए उस नजारे को देखने के बाद वो भागते हुए सीधा स्कूल की मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे, जिससे वो अपने स्टाफ और बच्चों को स्कूल से इवैक्यूएट कर सके। तुम जो कोई भी हो, अगर तुमने अपनी चाल चली तो मैं विराज जिंदल तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें बाद में बहुत पछतावा होगा, और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं। विराज ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। अर्जुन यादव का अंदाज देखकर विराज को इतना तो पता चल गया था कि ये आदमी पीछे हटने वालों में से नहीं है और ये जल्दी से जल्दी हमला करने के फिराक में है। लेकिन उसके बाद भी विराज ने अर्जुन यादव को वार्निंग दे डाली थी।
विराज जिंदल नाम काफी बढ़िया है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्योंकि अब जब मैं तुम्हें ऑफेंड कर ही चुका हूं, तो मैं ऑफेंड करना जारी रखूंगा। ये बोलने के बाद अर्जुन ने उन एस्केवेटर्स टीम को आदेश देते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, अटैक! और देखते ही देखते एक एक करके सारे एस्केवेटर्स डिगिंग मशीन के साथ स्कूल के मेन एंट्रेंस की तरफ तेजी से बढ़ने लगे थे। कुछ ही सेकंड्स में उन एस्केवेटर्स ने स्कूल के मेन एंट्रेंस को तबाह कर डाला था। और ये नजारा देखकर विराज को पूरा यकीन हो गया था कि अर्जुन रुकने वाला नहीं है। उसे अब जल्दी से जल्दी स्कूल खाली करवाना होगा, वरना ये दरिंदा किसी का भी इंतजार नहीं करेगा और देखते ही देखते लाशों का ढेर लग जाएगा। ये सोचते हुए विराज भागते हुए स्कूल की बिल्डिंग में घुस गया था। नटराजन साहब पहले से ही उस बिल्डिंग में मौजूद थे और उन्होंने स्कूल के स्टाफ और बच्चों को इस कांड के बारे में चेता दिया था, इसीलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग बाहर आ रहे थे। दूसरी तरफ से वो एस्केवेटर्स भी तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी स्कूल के कैफेटेरिया में मौजूद थे और उन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी पी नटराजन ने विराज को सौंप दी थी। तेजी से विराज के कदम सेकेंड फ्लोर पर मौजूद साउथ पोलो कैफेटेरिया की तरफ बढ़ने लगे थे। पी नटराजन की फुर्ती के चलते टीचर्स और सारे बच्चे बाहर निकल आए थे, लेकिन कुछ बच्चे अंदर रह गए थे और विराज उन्हें बाहर निकालने के लिए कैफेटेरिया पहुंच गया था। जैसे ही विराज कैफेटेरिया पहुंचा, उसने देखा कि 3 लड़के और एक लड़की आराम से बैठकर लजीज खाने का आनंद ले रहे थे। इससे पहले कि विराज उन्हें वार्न कर पाता, फिर होने वाले कांड या हादसे के बारे में बता पाता, अचानक से एक तेज धमाका हुआ। एस्केवेटर्स ने स्कूल पर हमला करना शुरू कर दिया था और ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फूड मेस में सिलेंडर फटने से आग लग गई थी। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि उन सभी के होश उड़ गए थे और सेकेंड फ्लोर भी पूरी तरह से कांप उठा था। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया था और धीरे धीरे वो आग अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ चुकी थी। ये देखकर विराज को अच्छे से पता चल गया था कि आग बहुत ही जल्द सेकेंड फ्लोर पर भी पहुंच जाएगी। जल्दी से जल्दी विराज को अपने आप को और उन चारों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना था, लेकिन विराज को इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी विराज आगे की प्लानिंग के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कैफेटेरिया में मौजूद उस लड़की ने अचानक से विराज को अपने गले से लगा लिया। शायद वो लड़की विराज को अपना सेवियर मान चुकी थी। उस लड़की की इस हरकत ने विराज के शरीर को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया था। विराज की रूह कांप उठी थी और इसी के साथ आग ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था। अंदर और बाहर हर तरफ से बस चीखों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। बाहर मौजूद भीड़ ने जल्दी से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। आग ऐसे ही नहीं रुकने वाली थी, वो तो अब सेकेंड फ्लोर पर भी पहुंच गई थी। दूसरी तरफ उस लड़की ने अभी भी विराज को गले से लगा रखा था। चूंकि उस लड़की को बचाने की जिम्मेदारी भी विराज के कंधे पर थी, इसीलिए विराज ने भी उस लड़की को अपने गले से लगाकर दबोच लिया था, जिससे आग की लपटों का सामना उस लड़की को ना करना पड़े। लेकिन विराज का पूरा शरीर आग की लपटों से झुलस गया था और उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी थी। आग ने नीचे जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और अब विराज के पास बचने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, दूसरे माले से नीचे कूदना, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की था। लेकिन कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए अभी इससे कारगर और कुछ भी नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए विराज ने उस लड़की को उठाया और उसका सारा भार अपने शरीर पर डालकर विराज ने दूसरे माले से छलांग लगा दी थी। खिड़की के शीशे को तोड़ते हुए विराज और वो लड़की नीचे की तरफ आने लगे थे। चूंकि उस लड़की के शरीर का सारा भार विराज पर था, इसीलिए उस लड़की को कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन विराज पीठ और सर के बल उस जमीन पर गिरने वाला था। ये देखकर इतना तो तय था कि विराज का शरीर बहुत ही बैडली अफेक्ट होने वाला था। अब पी नटराजन साहब को जीनियस कहें या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन उन्हें विराज की इस हरकत के बारे में पहले से ही पता चल गया था। उन्होंने अपने और टीचर्स के क्वार्टर्स से कुछ गद्दों का इंतजाम कर लिया था और वो गद्दे
विराज और उस लड़की के नीचे आने का ही इंतजार कर रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में एक जोरदार धमाके के साथ विराज और वो लड़की उन गद्दों पर आ गिरे और देखते ही देखते स्कूल का दूसरा माला भी पूरी तरह से आग की लपटों से घिर गया था। इस नजारे को देखकर पी नटराजन साहब के सपने पूरी तरह से बिखरते हुए नजर आ रहे थे। साउथ पोलो स्कूल तो अब उनके हाथ से निकल ही गया था, लेकिन दूसरी तरफ भले ही विराज की लैंडिंग गद्दों पर हुई थी, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। क्या पी नटराजन स्कूल और विराज दोनों को ही आज खोने वाले थे? फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों ही मौके पर पहुंच गई थी और साउथ पोलो स्कूल की आग पर काबू पाने का काम भी कुछ लोगों की मदद से तुरंत ही विराज को साकिनाका टाउन के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान विराज होश में नहीं था। कितना भी कीजिए, दूसरे माले से नीचे आना, वो भी एक शरीर का भार लेकर, विराज के शरीर के लिए ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। जब विराज को अस्पताल लाया गया तो विराज का शरीर स्टिफ हो गया था और साथ ही साथ विराज की सांसें भी काफी धीमी चल रही थी। सरकारी हॉस्पिटल था, इसलिए फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम भी काफी एक्सपीरियंस्ड नजर आ रही थी। तुरंत ही विराज को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और सेलाइन के साथ साथ कई तरह के इंजेक्शंस भी दे दिए गए थे। अभी डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विराज को आखिर हुआ क्या था। विराज का एक्सरे, सिटी स्कैन और बाकी की सारी चीजें अभी बाकी थी, लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन विराज की कंडीशन के बारे में उसके परिवार वालों से बात करना चाहता था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ विराज का कोई भी नहीं है, तो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने विराज की जेब से उसका फोन निकाला और उसे टटोलना शुरू कर दिया था। विराज के फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज्यादा नाम नहीं थे। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का ध्यान सिर्फ 2 नाम पर गया, माय बॉडीगार्ड और माय लव, और इसी के साथ इन दोनों शख्स को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आने का संदेश पहुंचा दिया गया था। चूंकि विराज का बॉडीगार्ड साकिनाका टाउन में ही था, इसीलिए जितिन को हॉस्पिटल पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा था। विराज को इस हाल में देखकर जितिन मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। वैसे एक गलती जितिन की भी नहीं थी। उसे थोड़ी पता था कि विराज के लिए पहले से ही परेशानी इंतजार कर रही थी। अब जो होना था वो तो हो गया था। मायूस अंदाज में विराज के पास बैठकर जितिन बस उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। 2 से 3 घंटे निकल गए, विराज को अभी तक होश नहीं आया था। लेकिन तभी जिस कमरे में विराज को शिफ्ट किया गया, उसके दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई और एक लड़की भागते हुए कमरे में दाखिल हुई। उस लड़की की सांसें फूली हुई थी, उसकी आंखें लाल थी और पूरी तरह से आंसुओं में डूबी हुई थी। उस लड़की ने स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी। खुले बालों में उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और घबराहट साफ तौर से दिखाई दे रहे थे। जब जितिन ने उस लड़की को देखा तो जितिन के होश उड़ गए थे। जितिन को समझ में नहीं आया कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। इससे पहले कि जितिन उस लड़की से कोई सवाल जवाब कर पाता, उस लड़की के कदम तुरंत ही विराज की तरफ बढ़े और उसने विराज का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था। ये देखकर जितिन और भी ज्यादा स्टंट रह गया था। कौन थी वो लड़की? उस लड़की को देखकर जितिन के होश क्यों उड़ गए थे? क्या मोनिका वहां आ गई थी? माय लव नाम से विराज ने किसका नंबर सेव किया होगा? मोनिका या जानवी? विराज को क्या हुआ था? विराज की एक्सरे और सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स क्या कहने वाली थी? क्या विराज लंबे समय तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर जानवी की एंगेजमेंट का क्या होगा? अगर विराज वहां नहीं पहुंचा तो क्या जानवी शुभ कोहली के साथ एंगेजमेंट कर लेगी? क्या विराज का प्यार अधूरा रह जाएगा? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।